Hello students, I am Yogita Singh. Today we will continue the annuity topic and after that we will start cost of capital of unit first. देखिए एन्यूटी थोड़ा सा स्टार्ट किया था, बस वो वीडियो ब्रेक हो गई थी, उसको देखिए। एन्यूटी का मतलब क्या होता है? एन्यूटी का मतलब होता है स्ट्रीम ऑफ रेगुलर फ्लो ऑफ इक्वल अमाउंट आइदर इन फॉर्म ऑफ पेमेंट्स और रिसिप्ट्स। तो क्या मतलब है एन्यूटी का कि जब हम कैश फ्लो की बात करते हैं, चाहे इनफ्लो हो चाहे आउटफ्लो हो, ठीक है, पेमेंट और रिसिप्ट्स वाली बात से क्या चीज़ निकल आई कि वो इनफ्लो है या फिर आउटफ्लो है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एन्यूटी। लेकिन इनफ्लो भी हो सकता है और आउटफ्लो भी हो सकता है, लेकिन होना क्या चाहिए? रेगुलर कैश फ्लो होना चाहिए। मेन कंडीशन क्या है? रेगुलर मतलब सेम अमाउंट वाला रेगुलर इक्वल अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे 10,000 रुपीज़ ही आपको जमा करने हैं तो हर बार आप 10,000 रुपीज़ जमा करेंगे। जमा करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? जब जमा करने की बात आई तो इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो? पेमेंट वाली है। अगर आप रिसीव कर रहे हो, आपको 10,000 मिल रहा है तो रिसिप्ट है। बस इक्वल अमाउंट है अगर आपका, तो वो आपकी एन्यूटी है, ठीक है। एन्यूटी दो तरह की हो सकती है, ये शॉर्ट नोट में आ सकता है, बस इसीलिए बता रही हूँ मैं आपको। एन्यूटी दो तरह की हो सकती है, रेगुलर और ऑर्डिनरी। और दूसरी क्या? एन्यूटी ड्यू। जब इक्वल अमाउंट ऑफ कैश फ्लो आपको उस टाइम पीरियड के कब मिले? एंड में। जैसे कि आप हम 1 ईयर का टाइम ले रहे हैं कि हर साल करना है आपको, और जब हर साल की हम बात कर रहे हैं तो साल की एंड में आपको वो पैसा मिलता है। रिसिप्ट वाली एन्यूटी है तो वो क्या कहलाएगी? रेगुलर एन्यूटी, ठीक है। जैसे हम 1 ईयर की ही बात कर रहे हैं और 1 ईयर में स्टार्टिंग में ही अगर हमें वो पैसा मिल जाता है तो वो क्या कहलाई जाएगी? एन्यूटी ड्यू, ठीक है। बस आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस एन्यूटी होती क्या है, टाइप्स क्या है, थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। ये सिर्फ शॉर्ट नोट में आ सकता है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। एन्यूटी समझ में आ गया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूनिट का दूसरा पार्ट है ये। पहले दूसरी यूनिट में ही डाला जाता था, लेकिन फिर भी आपको ये इसी यूनिट में पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट का दूसरा पार्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए, कॉस्ट क्या होता है? किसी भी चीज़ का खर्चा होता है। कैपिटल का क्या मतलब है? जो भी हम बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उससे रिगार्डिंग जो हमें खर्चा हो रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो अब डेफिनेशन से ले लेते हैं, बुक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। द वैल्यू पेड फॉर अवेलिंग एंड इशूइंग कैपिटल फ्रॉम अ पर्टिकुलर सोर्स इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो पर्टिकुलर सोर्स को आपको अवेल करने के लिए, पैसे को अरेंज करने के लिए, जो आपको पैसे को अरेंज करने के लिए जो आपको पैसे जो कीमत चुकानी पड़ती है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाती है। तो इसकी बुकिश लैंग्वेज देख लीजिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग। मतलब मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग का मतलब क्या है? मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग का मतलब क्या है कि इतना तो आपको अर्न करना ही पड़ेगा। जैसे कि आपने कैपिटल लगाई और उसमें आपको 5% आपको इंटरेस्ट देनी पड़ रही है, तो आपका सपोज सिर्फ खर्चा जो है वो 5% इंटरेस्ट ही हुआ, तो आपको कुछ करें ना करें, लेकिन आपको जो उसमें खर्चा आपने बियर किया है वो तो आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना ही, मतलब वो आपको अर्न करना ही पड़ेगा, पे नहीं करना पड़ेगा, अर्न करना पड़ेगा। जैसे कि आपने कोई भी चीज़ स्टार्ट करी, कोई बिजनेस स्टार्ट किया है ना, उसमें जो पैसा आपने अरेंज किया, पैसे को अरेंज करने के लिए जो आपने एफर्ट्स किए, जो अपनी कॉस्ट लगाई, तो उतना वो कॉस्ट तो आपको अर्न करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग, ज़्यादातर बुक्स में यही वाली डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग, यही वाली डेफिनेशन देखने को मिलेगी। लेकिन बेसिक चीज़ ये है, और मिनिमम रिक्वायर्ड का मतलब ये बोलते हैं कि इतना तो कम से कम हमें अर्न करना ही करना है जितनी हमारी कॉस्ट है। जाहिर सी बात है, कॉस्ट के बराबर तो अर्न करोगी, ठीक है। अब और देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल में और क्या क्या है।
कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मेज़र कैसे करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मेज़र करने के लिए देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को दो तरीके से मेज़र कर सकते हैं कि कैपिटल के हर कंपोनेंट की कॉस्ट निकालें, है ना। जैसे कि अगर हम रफ भाषा में देखें कि अगर हमने 10 तरह से कैपिटल अरेंज कर रखा है तो 10 का हम कॉस्ट निकालें, ठीक है, अलग अलग। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ईच कंपोनेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसे ऐसे रफ से समझिए कि अगर आपने क्या किया, मिस्टर एक्स से ले रखा है, मिस्टर वाई से ले रखा है, तो आपको मिस्टर एक्स को कितना कॉस्ट पे करना पड़ रहा है, वाई को कितना करना पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें। तो ये तो रफ भाषा में हो गया, लेकिन हमें जो समझना है वो कंपनी की भाषा में समझना है। तो कंपनी की भाषा में ऐसे थोड़ी ना होता है, तो कंपनी की भाषा में हमें ऐसा समझना है कि कितनी कॉस्ट प्रीफरेंस शेयर्स से हो रही है, हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कितनी कॉस्ट हमें इक्विटी से के लिए देनी पड़ रही है, कितनी कॉस्ट हमें और किसी चीज़ के लिए देनी पड़ रही है, तो वो हमारा हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक काम ये भी कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ कंबाइंड, मतलब टोटल जितनी भी चीज़ों से, जितने भी सोर्सेज से हमने पैसा लिया है, सबको कंबाइंड फॉर्म में करके हम एवरेज कॉस्ट निकाल दें कि हमारे जो बिजनेस में चल रहा है उसका एवरेज कॉस्टिंग क्या आ रही है, ठीक है। तो हम दोनों ही मेथड पढ़ेंगे इसमें। मतलब एग्जैक्टली बताऊं तो वेटेज एवरेज भी तो तभी निकालोगे ना जब इंडिविजुअल कॉस्ट पता होगी। जब तक इंडिविजुअल कॉस्ट पता नहीं तब तक उसको एवरेज कैसे निकाल लोगे। तो 1 बाय 1 हम दोनों ही चीज़ें इसमें फॉलो करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ कैपिटल। हर कैपिटल के हर कंपोनेंट की कॉस्ट देखेंगे, डेब्ट कैपिटल देखेंगे, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल देखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल देखेंगे, रिटेन अर्निंग की देखेंगे, सबकी कॉस्ट देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लेते हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। देखिए, डेब्ट जो होता है वो डेब्ट का मतलब तो समझते ही हैं, उधार, ठीक है। उधार का मतलब है लोन, जिस पे हमें क्या देनी पड़ती है, इंटरेस्ट। अब ये लोन जो है वो दो तरह का हो सकता है, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब होता है जो कि हमें कुछ निश्चित टाइम बाद चुकाना है, वो तो रिडीमेबल हो गया। लेकिन इरिडीमेबल क्या होता है, जो हमें रीपे नहीं करना है, ठीक है। इरिडीमेबल वो है जो हमें क्या नहीं करना है, रीपे नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें हम इस फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे इरिडीमेबल की कॉस्ट, पर इसको हम दूसरा नाम भी से जानते हैं जिसको बोलते हैं परपीचुअल डेट। परपीचुअल डेट, ठीक है। परपीचुअल डेट भी हो सकता है या फिर इरिडीमेबल डेट, ठीक है ना। तो ये सीबी क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन है कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स। बी का मतलब है बिफोर टैक्स। ये वाली जो टैक्स कॉस्ट निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी बिफोर टैक्स, ठीक है। इज इक्वल टू IP डिवाइड बाई NP इंटू 100, ठीक है। तो देखिए IP क्या है, IP इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेबल, NP इज इक्वल टू नेट प्रोसीड, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेबल मतलब जितनी आपको इंटरेस्ट देनी पड़ रही है वो, और NP क्या है, हमारा फेस वैल्यू में से अगर हमने डिस्काउंट पे दे रखा है तो डिस्काउंट माइनस करिए, और अगर प्रीमियम पे दे रखा है तो उसमें ऐड करिए, और इशूइंग एक्सपेंसेस तो होंगे ही होंगे, तो वो आपको लेस करना है। या तो डिस्काउंट होगा या प्रीमियम होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से कुछ भी ना हो। तो इसमें दोनों ही कंडीशन में लिख लीजिए इफ एंड। अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट, प्रीमियम है तो प्रीमियम, और दोनों ही नहीं है तो बिल्कुल कुछ नहीं। NP को कैसे कैलकुलेट करेंगे, NP इज इक्वल टू FB माइनस इशूइंग एक्सपेंसेस। अगर इसमें से कुछ भी है तो उसको इंक्लूड हम यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल को समझने में थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, नेक्स्ट अभी इस वीडियो में अपलोड करूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।